ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आज दोपहर को मैंने श्रीकांत मूवी के रिव्यू में आप सब मित्रों को बताया था कि उसके बाद में दो और फिल्में देखने वाला था। उनमें से पहली फिल्म है किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, जिसका अभी हम रिव्यू करने वाले हैं। उसके बाद दूसरी एक और फिल्म है जापानीज एनीमे द बॉय एंड द हेरन। उसका रिव्यू भी कल मैं जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करूंगा। अभी जस्ट मैं तीनों फिल्में देख करके घर आया हूँ। श्रीकांत का रिव्यू मैंने दोपहर को गाड़ी में बैठकर ही अपलोड कर दिया था। अभी रात के 10:30 बजे मैं ये रिव्यू शूट कर रहा हूँ किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स का। ये जो फिल्म सीरीज़ है, इसके नाम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कोई भी अगर मुझसे पूछेगा कि इस फिल्म सीरीज़ के नाम बताओ तो शायद ही मैं बता पाऊँगा। ये जो ओवरऑल सीरीज़ है उसकी ये 10वीं फिल्म है। मतलब अलग अलग समय पर जो इसे रिबूट किया गया, 3 बार रिबूट किया गया है, तो उन सबको मिलाकर ये 10वीं फिल्म है। और 2011 में इसे जो रिबूट किया गया था, उस रिबूट सीरीज की ये चौथी फिल्म है। 2011 की फिल्म का नाम था राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। उसके बाद डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2014 में आई थी। 2017 में वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स आई थी, उसका हमने रिव्यू किया हुआ है। और वो फिल्म 2017 की, इस पूरी फिल्म सीरीज़ की जितनी भी 10 फिल्में आई हुई है, उन सब में वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स अब तक की सबसे बढ़िया फिल्म है, निसंदेह बहुत ज़्यादा बढ़िया फिल्म थी। तो अभी उसके 7 वर्षों के बाद में 2024 में उसका अगला पार्ट आया है, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। 2 घंटे और 25 मिनट की ये फिल्म है। इसके को प्रोड्यूसर, को राइटर और डायरेक्टर है वेस बॉल, जो इससे पहले मेज रनर के तीनों पार्ट्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। उनका भी हमने रिव्यू किया हुआ है, मेज रनर सीरीज़ का भी, वो भी आप अवश्य देखना अगर नहीं देखे उनके रिव्यू तो मेज रनर का जो लास्ट पार्ट था वो 2018 में आया था। तो उसके 6 वर्षों के बाद में वेस बॉल की ये अगली फिल्म आई है। थोड़ा सा संक्षेप में पहले कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। 2017 की जो फिल्म थी, उसमें जो घटनाएं हुई थी, सीजर की डेथ हुई थी, उसके 300 वर्षों के बाद के समय में इस फिल्म की कहानी स्थित है। तो सीजर की मृत्यु के बाद में धीरे 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 जो मानव सभ्यता है वो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। बहुत ही नगण्य ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर बचे हुए हैं, और वो मनुष्य भी जानवरों की तरह जीवन जी रहे हैं। अपनी बोलने की क्षमता भी वो खो चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं लैंग्वेज वगैरह क्या होता है, एक दूसरे से वो कम्युनिकेट ही नहीं करते। खाना पीना वगैरह भी जानवरों की तरह ही वो बिल्कुल अभी जी रहे हैं। हालांकि ये बात थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेट की हुई लग रही थी, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए परंतु मनुष्य एक दूसरे के साथ संवाद तो करेगा ही, इंटरेक्ट तो करेगा ही, भले ही अंग्रेजी में ना करे या दूसरी कोई भाषा, कुछ ना कुछ तो नई लैंग्वेज वो डेवलप करेगा ही। पर ठीक है, चलो, बोलने की क्षमता अभी मनुष्य खो चुके हैं, ऐसा उन्होंने बताया। 300 वर्ष बाद का ये समय है। और जो वानर है, एप्स, उन्होंने पूरी की पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य बना लिया है। वो सबसे मुख्य प्रजाति अभी पृथ्वी पर हो गए हैं, सबसे बुद्धिमान भी। और उनके अलग अलग कबीले बने हुए हैं, सभी वानरों के अलग अलग कबीले हैं। उन अलग अलग कबीलों के अलग अलग मुखिया होते हैं, श्रेष्ठ उन्हें कहा गया है। मैंने हिंदी डब्ड वर्जन इसका देखा। और हाँ, पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ हिंदी डबिंग के बारे में। भाई मतलब कानों को ऐसा शांति मिल रही थी हिंदी डबिंग सुनने के बाद में। इतनी शुद्ध हिंदी में इसे डब किया गया है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था वो सुनने में। मैं तो कहूँगा कि आप सब मित्रों को इसका हिंदी डब्ड वर्जन आप ज़रूर देखना। कुछ इक्का दुक्का अगर थोड़े से हम एक्सेप्शन छोड़ दे तो डबिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी इसकी। तो कहा थे हम, कबीले, वानरों ने अपने अपने अलग अलग कबीले बनाए हुए हैं। और यहाँ पर जिस कबीले पर मेन फोकस है वो है गरुड़ कबीला। और उस कबीले के मुखिया का जो बेटा है, नोआ उसका नाम है, ये हमारा यहाँ पर सेंटर में सबसे मुख्य पात्र है। दूसरी तरफ एक प्रॉक्सिमस सीजर नाम का वानरों का एक नया राजा उभर कर सामने आया है। वो अपने आप को सीजर का फॉलोअर बताता है, सीजर के सिद्धांतों पर चलने वाला बताता है, पर तोड़ मरोड़ कर उसकी बातों को वो सामने रखता है। और सारे मनुष्यों को वो पृथ्वी पर से समाप्त करके अपना एक छत्र साम्राज्य प्रॉक्सिमस सीजर बनाना चाहता है। और वानरों के भी जितने अलग अलग कबीले हैं उनको भी प्रॉक्सिमस सीजर ने अपना गुलाम बनाया हुआ है। और इसके साथ ही उसके और भी कुछ प्लानिंग वगैरह है, वो स्पॉइलर मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा। कुछ है उसका उद्देश्य, और उन उद्देश्यों के लिए उसे एक फीमेल कैरेक्टर है, मे उसका नाम है, वो चाहिए। और नोआ भी उसे चाहिए। अब किस लिए चाहिए, क्या ये जर्नी है पूरी उनकी, वो आप फिल्म में ही देखना। तो फिल्म की शुरुआत में नोआ का ये जो कबीला है
उनकी एक थोड़ी सी गरुड़ कबीला उनका नाम दिया है। उनके कुछ कबीले के जो कुछ मूलभूत सिद्धांत कहिए या फिर उनकी जो जीवन पद्धति है, जो रीति रिवाज परंपराएं आदि उनकी है, उनके बारे में भी शुरुआत में उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया है। इस कबीले में जो भी युवा होते हैं उनके लिए एक समारोह रखा जाता है जिसमें गरुड़ के जो अंडे होते हैं ना, उनके घोंसलों से अंडे को लाया जाता है और उस सेरेमनी में, समारोह में अंडे को वो संभाल कर रखते हैं। जो भी उनकी रीति रिवाज परंपरा जो भी होता होगा वो करते हैं और फिर वो जो गरुड़ जब जन्म लेता है तो उसका उस वानर के साथ में कनेक्शन बन जाता है जीवन भर के लिए। इस प्रकार से थोड़ा बहुत उनके रीति रिवाज परंपराओं के बारे में बताया गया है और उनके मुखिया का जो गरुड़ है उसका नाम उन्होंने सूर्य गरुड़ नाम दिया है। तो प्रॉक्सिमस सीजर इस पूरे कबीले को समाप्त कर देता है। ये गरुड़ कबीला, नोआ बच जाता है, कुछ और लोग बच जाते हैं और फिर नोआ अपने कबीले के बचे हुए लोगों को खोजने के लिए, उनको ढूंढने के लिए वो अभी निकला हुआ है। रास्ते में उसे मे भी मिलती है और भी एक कैरेक्टर उसे मिलता है, वो भी बहुत प्यारा पात्र था। तो वो सब ये यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा में क्या क्या उन्हें समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में क्या बातें पता चलती है, पिछले 300 वर्षों में कौन सी घटनाएं हुई है, वो भी बीच बीच में धीरे धीरे उन्होंने हमारे सामने बताया है। संवादों के माध्यम से ही अधिकतर ये बातें हमें पता चल रही है कि पिछले 300 वर्षों में क्या क्या बातें बदली है। और उन सारे संवादों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मानव सभ्यता या फिर ओवरऑल जो सिविलाइजेशन किस प्रकार से डेवलप होती है, समाप्त होती है, उनके रीति रिवाज परंपराएं, उनको कैसे बनते जाते हैं, अलग अलग कबीले कैसे बनते हैं, उनमें आपस में होने वाले युद्ध, सत्ता के लिए होने वाला संघर्ष, लैंग्वेज, तो ऐसी बहुत सारे अलग अलग जो क्या कहे जीवन के जो पहलू है उनको ये फिल्म छूने का प्रयास करती है। और ये सारी जानकारी जब हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हमें पलके तक झपकाने का मन नहीं करता क्योंकि उन संवादों के माध्यम से बहुत सारी बातें डायरेक्टर, राइटर है जो है वो हमारे सामने रखने का प्रयास कर रहे होते हैं। हालांकि इस कारण से संवाद अधिक होने के कारण कुछ मित्रों को ये फिल्म थोड़ी सी स्लो लग सकती है, पर विश्वास करिए अगर आप ध्यान से कहानी पर, कैरेक्टर्स पर, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे तो आपको अपनी पलके तक झपकाने का मन नहीं होगा। हालांकि मैं इतना अवश्य कहूँगा कि 2017 की जो वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म है वो अब तक की इस रिबूट सीरीज़ की सबसे बढ़िया फिल्म है। 2017 की फिल्म बहुत ज़्यादा इंटेंस थी और ये फिल्म बहुत धीरे 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 प्रोग्रेस करती है। शुरुआत में 15-1 मिनट तक तो आपको लगेगा कि यार कहानी तो आगे नहीं बढ़ रही, ये हो क्या रहा है, मतलब कुछ घटनाएं तो हो, कुछ आगे तो बढ़े कहानी। क्योंकि ये जो गरुड़ कबीला है, उनकी रीति रिवाज परंपराएं आदि, उसे उन कैरेक्टर्स का बेस तैयार करने में फिल्म काफ़ी समय लेती है। फर्स्ट एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस कारण से फिल्म स्लो लगती है शुरुआत में भी, और बाद में भी जब घटनाएँ होती जाती हैं तो वहाँ पर आपको संवादों पर, उन कैरेक्टर्स पर आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। तो मुझे पर्सनली फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और बाकी विजुअल इफ़ेक्ट्स के बारे में, CGI के बारे में, वो तो कहने की ही आवश्यकता नहीं है। ये जो रिबूट सीरीज़ है इसके चारों के ही चारों पार्ट्स देख लीजिए, विशेषतः 2017 की फिल्म और ये फिल्म भी, विजुअल्स इतने ज़्यादा बढ़िया है, वो इतने रियलिस्टिक लगते हैं ना। एक्शन सीक्वेंसेस भी उतनी ही ज़्यादा बढ़िया है, कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर एक्शन सीक्वेंसेस। यहाँ पर उनकी ये जो जर्नी है, यात्रा है, उस पर अधिक उन्होंने फोकस किया है, परंतु ओवरऑल हर प्रकार से मुझे ये फिल्म पसंद आई। बस थोड़ी सी कुछ मित्रों को ये फिल्म स्लो लग सकती है। मैं किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स को दूंगा 9/10 स्टार्स। पैंडल गाइडेंस की बात करें तो US सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में कोई भी सेक्स, न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस थोड़ा बहुत है, तो अगर आप देखना चाहें तो परिवार के साथ में देख सकते हैं। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।